हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मेडावल इंडिया के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने संगम डायनेसिटी जो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड थी उसको कंप्लीट किया है। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम हमारे नेक्स्ट डायनेसिटी दैट इज सलवा डायनेसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन होने वाला है इस डायनेसिटी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद सलवा डायनेसिटी। सलवा डायनेसिटी ये कोई ज्यादा लंबी डायनेसिटी नहीं है जिसमें बहुत सारे हमें राजा देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो डायनेसिटी है एक शॉर्ट और ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई थी। एक जो है आपको आम नॉलेज होना चाहिए, बस इतना सा हम पार्ट याद रखेंगे कि इसके फाउंडर का नाम क्या था। तो जो सलवा डायनेसिटी के जो फाउंडर हैं, इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडेड बाय नरसिम्हा सलुवा। नरसिम्हा सलुवा। नरसिम्हा सलुवा जो है इसके फाउंडर थे। इन्होंने इस डायनेसिटी को एस्टैब्लिश किया था। इनका टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 1485 से लेके 1490 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। कोई ज्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है। 1485 से 1490 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। और इन्होंने जो है जो लास्ट संगम डायनेसिटी के लास्ट रूलर थे उनको डिस्पोज ऑफ करके अपना जो है यहाँ पर इस डायनेसिटी को एस्टैब्लिश किया था। इसके बाद कौन आएंगे? नरसिम्हा सलुवा के बाद कौन आएगा? इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आएंगे, नेक्स्ट रूलर का नाम है दैट इज नरसिम्हा राया सेकंड, या इन्हें एक और नाम से जाना जाता है दैट इज इमादी नरसिम्हा। इमादी नरसिम्हा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। एक नाम है नरसिम्हा सलुवा के बाद जो है नेक्स्ट रूलर आए थे उनका नाम है नरसिम्हा राया सेकंड या इमादी नरसिम्हा। इनका टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 1491 से लेके 1505 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेटली। तो ये नरसिम्हा राया सेकंड का टाइम पीरियड है। और इनके टाइम पीरियड के दौरान ही, नरसिम्हा राया सेकंड के टाइम पीरियड के दौरान ही जो है वास्को द गामा जो थे, द वेरी नोन पर्सनैलिटी, ये एक नोन पर्सनैलिटी है, आपने नाम सुना ही होगा वास्को द गामा का। वास्को द गामा जो है ये पुर्तगीज से आए, जो है पुर्तगाल से आए थे। ये एक पुर्तगीज हैं, वास्को द गामा। ये लैंड किए थे कैलिकट में ड्यूरिंग द राइन ऑफ नरसिम्हा राया सेकंड। नरसिम्हा राया सेकंड या इमादी नरसिम्हा के टाइम के ऊपर वास्को द गामा आते हैं। वास्को द गामा लैंडेड इन कैलकाटा, सॉरी इट्स कैलिकट। उस जो है कैलिकट है, कैलिकट के अंदर आते हैं वास्को द गामा। किसके टाइम पीरियड के दौरान आते हैं? ये आते हैं नरसिम्हा राया सेकंड के टाइम पर। वास्को द गामा कब आएंगे? जब नरसिम्हा राया सेकंड का टाइम पीरियड होगा, ये जो है थ्रोन के ऊपर बैठे होंगे, तब वास्को द गामा लैंड करेंगे कैलिकट के अंदर। कौन से टाइम पीरियड के दौरान आते हैं? 1498 सीई के दौरान आते हैं। तो 1498 सीई के दौरान वास्को द गामा कैलिकट में आते हैं नरसिम्हा राया सेकंड के टाइम के दौरान। नरसिम्हा राया सेकंड के टाइम के दौरान आते हैं। तो दिस इज होल अबाउट द सलवा डायनेसिटी। ज्यादा कुछ भी नहीं था, कोई इतनी कोई राम कथा नहीं है इसके अंदर। इसके बाद चलेंगे द नेक्स्ट डायनेसिटी के बारे में। तो नेक्स्ट डायनेसिटी जो है हमारी दैट इज तुलुवास डायनेसिटी। तो तुलुवास के बारे में बात करेंगे आज। तुलुवास डायनेसिटी के बारे में बात करेंगे। तो तुलुवास डायनेसिटी में सबसे पहले जो हमारे जो है फाउंडर के बारे में बात करेंगे। द फाउंडर हेयर इज वीर नरसिम्हा राया। वीर नरसिम्हा राया।
जिनका टाइम पीरियड है 1505 से लेकर के 1509 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। कोई ज्यादा लंबा टाइम पीरियड इनका भी नहीं है। फाउंडर का तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो फाउंडर होगा दैट विल नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होगा, एक कम समय के लिए होगा। वीर नरसिम्हा राया जो है जो तुलुवास के डायनेसिटी है इसके फाउंडर हैं। तो वीर नरसिम्हा राया कौन है? फाउंडर ऑफ तुलुवास डायनेसिटी। इसके साथ साथ जो है ही बिकेम किंग। ये किंग कैसे बने थे? जब इन्होंने असैसिनेशन किया था इमादी नरसिम्हा का, जो सलुवा डायनेसिटी के लास्ट रूलर थे नरसिम्हा राया सेकंड, उनका असैसिनेशन करने के बाद वीर नरसिम्हा राया दैट बिकेम द फाउंडर ऑफ तुलुवास डायनेसिटी, बिकेम किंग आफ्टर assassination of इमादी नरसिम्हा। जो कि लास्ट रूलर हैं। इमादी नरसिम्हा कौन है? ये लास्ट रूलर हैं ऑफ सलवा डायनेसिटी के। सलवा डायनेसिटी के लास्ट रूलर हैं। तो ये वीर नरसिम्हा राया के बारे में है, कुछ ज्यादा इनके बारे में राम कथाएं नहीं है। डायरेक्टली अब चलेंगे, एक छोटा सा सेगमेंट था जो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि जो है मोस्ट ऑफ प्रोबेबली अगर क्वेश्चन आ गया बाय चांसली, अगर किसी ने यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया या किसी स्टेट पीसीएस में इसके बारे में पूछ लिया, देन यू पीपल शुड नो अबाउट द थिंग कि ये कौन थे, ये पर्सनालिटीज का नाम क्या था, कहीं सुना सुना तो लगना चाहिए। इसीलिए इनके बारे में जो डिस्कशन है वो हमने एक ब्रीफ और एक शॉर्ट डिस्कशन इनके बारे में भी किया, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट थे। इम्पोर्टेंट इन द सेंस के हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ ले। कई जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है एंड we don't have studied about it, we don't have look about that topic, we just skip that topic from the first reading and from the second reading, and when we are in the exam, sitting in the exam and looking at the question, we just know that we haven't seen this question from where they have asked, it is out of syllabus, it is this, it is that, we make excuses, the mere excuses. These excuses are not required in this exam preparation. तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन में ये excuses तो नहीं चलेंगे। अगर एक उसमें दिया है, आपको ये बात बताई है किसी ने कि ये जो है एक राजा था, इसका नाम प्रेजेंट है, तो इसने क्या क्या किया, तो वो सब चीजें क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वीर नरसिम्हा राया है, ये कैसे किंग बनते हैं, इनका टाइम पीरियड कौन सा है। कई बार इनके जो है आपको वो टाइम पीरियड ही पूछ लेता है, मैच इन द फॉलोइंग करके या पेयर्स कितने करेक्ट हैं, इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चंस ही पूछ ले, तो वहां पर यू पीपल गेट कंफ्यूज्ड, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस चीज के लिए हमें पहले ही प्रिपेयर रहना है। तो वो प्रिपरेशन मैंने आपको इसीलिए करवा दी कि आपके जो है सुना सुना लगे कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं तो इसके बारे में जिक्र हुआ था। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि मैं किसी के बारे में नहीं ही पूछूंगा। यूपीएससी ने कहीं पर भी लिख कर नहीं दिया है कि मैं इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, आप इसको स्किप कर दीजिए। दे हैवंट मेंशन्ड इट एनीवेयर इन योर एग्जाम सिलेबस। आपके सिलेबस के अंदर कहीं पर भी उसने ये नहीं दिया। जस्ट open your syllabus and read the entire pointers which are mentioned in your syllabus, then you will realize that nowhere it's mentioned that UPSC will not ask from question from this segment। वो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हो सकता है पूछ ले। अभी तक तो उसने कभी जो है सलुवा डेनेसिटी के बारे में नहीं पूछा। हो सकता है एक आधी बार क्वेश्चन वो आ जाए, वो जो है प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन वो पूछ ले, या वो वीर नरसिम्हा राया के बारे में पूछ ले।
तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है अगर नहीं भी होगा देन यू हैव इंक्रीज्ड योर नॉलेज, तो आपने अपनी नॉलेज को इंक्रीज जरूर किया है इससे। तो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कृष्णा देव राया। दिस इज द नेक्स्ट रूलर आफ्टर वीर नरसिम्हा राया। वीर नरसिम्हा राया के बाद कृष्ण देव राया आएंगे तुलुवास डायनेसिटी से जो रिलेटेड हैं। कृष्ण देव राया आएंगे। इनका टाइम पीरियड है 1509 से लेकर के 1529 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये एक ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी हैं विजयनगर रूलर्स की। तो विजयनगर के जितने भी रूलर्स अभी तक हमने देखे हैं उनके बारे में ये एक ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी है, एक बहुत अच्छे एक शासक रहे हैं। इनको ज्यादा से ज्यादा कौन से नाम से जाना जाता है? एक तो इनको अभिनव भोजा के नाम से जाना जाता है। कृष्ण देव राया ग्रेटेस्ट। कृष्ण देव राया इज, अगर जेंजी की लैंग्वेज में बोला जाए देन ही इज गॉड, ही इज गॉड। वो बकरी नहीं है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ विजयनगर रूलर, ग्रेटेस्ट ऑफ विजयनगर रूलर्स। और इनको जो है कई नाम से इनको पहचाना जा सकता है कृष्ण देव राया जैसे, अभिनव भोजा के नाम से, अभिनव भोजा के नाम से, आंध्र पितामह, आंध्र पितामह, आंध्र भोजा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, आंध्र भोजा के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इसके साथ साथ अगर देखा जाए देन ही इज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। तो आर्ट और लिटरेचर के ये बहुत जो है इन्होंने इन चीजों को पैट्रोनाइज किया है। तो इसके बाद अगर देखा जाए देन ही इज अ ग्रेट कमांडर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये। क्योंकि ऐसा क्यों है? इन्होंने मिलिट्री के अंदर इतना ज्यादा जो है अपना सक्सेस कैसे हासिल किया? इन्होंने अपने मिलिट्री की सक्सेस इस तरीके से हासिल की, इतने अच्छे ग्रेट कमांडर कैसे बने, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बने? उसका एक कारण है कि दैट ही फॉट अ सीरीज ऑफ वॉर्स विद द इंडिपेंडेंट किंगडम्स। जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थी डेक्कन सल्तनत की, जो इनके साथ ये सीरीज ऑफ वॉर, मतलब कि एक के बाद एक वॉर हो रही थी, उसके अंदर ये इन्वॉल्व थे। इन्होंने फॉट की है, फॉट एक सीरीज ऑफ वॉर किसके साथ? जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स हुए थे, इंडिपेंडेंट किंगडम्स हैं जो, किसके इंडिपेंडेंट किंगडम्स हैं? जो बहमनी किंगडम था, जो बहमनी किंगडम था उसके कुछ रेमिनेंट्स थे, उसके कुछ रेमिनेंट्स थे इस तरह के। उन किंगडम्स के साथ जो है कुछ ऐसे किंगडम्स थे जो उनके रेमिनेंट्स थे। बहमनी किंगडम के कुछ रेमिनेंट्स थे, बहमनी किंगडम के ये रुइंस हैं ऑफ बहमानी किंगडम्स के। जो बहमानी किंगडम था, सॉरी इट्स बहमानी किंगडम, इट्स योर अप टू कन्वीनियंस कि आप कैसे इससे प्रोनाउंसिएट करते हो। अदरवाइज आपको सिर्फ पता होना चाहिए एक बहमनी किंगडम है, उसके कुछ रेमिनेंट्स किंगडम थे, उसके कुछ छोटे छोटे किंगडम्स थे उसके आसपास के, उनके साथ वो इंडिपेंडेंट थे, उनके साथ जो है इनका एक वॉर चलता रहा था। एक जो है इनका सीरीज ऑफ वॉर जो थी वो एक इनकी चलती रही थी। बहमानी किंगडम के जो है उनके रेमिनेंट्स जो थे, जब बहमानी किंगडम एकदम से जो है आप कह सकते हो डिसइंटीग्रेट हो गया, जब बहमानी किंगडम था ये डिसइंटीग्रेट हो गया, इसका पतन होने के बाद कुछ इस तरह के स्वतंत्र जो है किंगडम्स थे
जैसे एक ये पूरा बहमानी किंगडम है, इसका जो है इस डिक्लाइन हो गया, ये एकदम से जो है डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसके कुछ छोटे छोटे इस तरीके से जो है कुछ किंगडम्स बन गए, कुछ किंगडम्स यहाँ पर बन गए, कुछ किंगडम्स यहाँ। ये किंगडम्स के साथ जो है ये डेक्कन सल्तनतेस थे, ये डेक्कन सल्तनतेस थे। इनके साथ ये कई जो है युद्ध इनके साथ चलते रहे हैं, कई वॉर्स इनके साथ इन्होंने फाइट की हैं, और ये इंडिपेंडेंट किंगडम्स हैं, मतलब रेमिनेंट्स हैं ये बहमानी किंगडम के। दीज आर द रुइंस और रेमिनेंट्स ऑफ बहमानी किंगडम। ये इनके पतन के बाद जो रेमिनेंट्स, जो बचे कुचे किंगडम्स थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है डिक्लेयर किया, उनके साथ ये जो है सीरीज ऑफ वॉर के अंदर इन्वॉल्व रहते थे, इनके साथ इनका युद्ध चलता ही रहता था। दिस इज अबाउट कि यहाँ से हमें इनके मिलिट्री एक सक्सेस के बारे में पता चलता है। तो नेक्स्ट चलेंगे, आई हैव इरेज्ड दैट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मुस्लिम आर्मीज को भी इन्होंने डिफीट किया था इन द बैटल ऑफ दीवानी। डिफीटेड मुस्लिम आर्मीज को इन्होंने डिफीट किया था। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ दीवानी। जो दीवानी की बैटल हुई थी उसमें इन्होंने मुस्लिम आर्मीज को डिफीट कर दिया। उसके बाद इन्होंने इन्वेड किया रायचूर ऑफ दोआब के अंदर, इन्वेडेड द रायचूर ऑफ दोआब, इन्वेडेड रायचूर दोआब, सॉरी इट्स रायचूर दोआब। रायचूर दोआब को भी इन्होंने इन्वेड किया एंड कंप्लीटली शैटर्ड द आदिल शाही फोर्सेस। तो बीजापुर के जो बीजापुर की आदिल शाही फोर्सेस थी उनको इन्होंने शैटर कर दिया। शैटर्ड आदिल शाही फोर्सेस ऑफ बीजापुर। उसके बाद इन्होंने अटैक किया गुलबर्गा के ऊपर, अटैक्ड गुलबर्गा के ऊपर इन्होंने अटैक किया एंड कैप्चर्ड द सिटी ऑफ रायचूर। तो 1520 सीई के दौरान इन्होंने रायचूर की जो सिटी थी, जो शहर है रायचूर, उसको कैप्चर कर लिया। कौन से पीरियड के दौरान? 1520 सीई के दौरान कैप्चर्ड सिटी ऑफ रायचूर। जो रायचूर का शहर है उसको इन्होंने 1520 सीई के दौरान जो है कैप्चर कर लिया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है सेट फ्री द 3 बहमनी प्रिंस हु वर इम्प्रिजन्ड देयर। तो इनको जो है यहाँ पर इन्होंने और क्या किया, इन्होंने जो बहमनी प्रिंस थे उनको फ्री कर दिया वहां से, जो प्रिजन के अंदर थे। जो प्रिजन के अंदर बहमनी के जो कुछ प्रिंस थे, 3 प्रिंस ऐसे थे, कुछ राजकुमार थे, 3 राजकुमार थे, उन राजकुमारों को इन्होंने वहां से जो है आजाद कर दिया था। तो रायचूर के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया और वहां से जो कैद किए हुए 3 बहमनी राजकुमारियों को, सॉरी इट्स नॉट राजकुमार, इट्स प्रिंसेसेस, वो राजकुमारियां थी। आई एम सो सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, माय बैड। मैंने प्रिंसेस ही बोला था पर मैंने उसे प्रिंस कर दिया। आई एम सो सॉरी, हो जाता है, ह्यूमन मिस्टेक, आई एम नॉट एआई। disclaimer is on, sorry for the inconvenience, sorry for the mistake, I really apologize। तो जो यहाँ पर कैद हुई हुई 3 राजकुमारियां थी, यहाँ पर कैद हुई जो 3 राजकुमारियां थी, जो बहमनी राजकुमारियां थी, उनको इन्होंने मुक्त करवाया था। तो इसको कैप्चर तो किया, इसके ऊपर कब्जा तो किया, इसको अपने अंडर तो कर लिया। इसके ऊपर कब्जा करने के बाद क्या किया? इसके ऊपर कब्जा करने के बाद इन्होंने फ्री कर दिया, इन्होंने फ्री किया जो 3 प्रिंसेस थी, एक राजकुमारियां थी
बहमनी किंगडम से रिलेटेड थी वो। बहमनी किंगडम की कुछ 3 राजकुमारियां थी। बहमानी किंगडम की 3 राजकुमारियों को इन्होंने मुक्त करा दिया था। 3 प्रिंसेस ऑफ बहमानी किंगडम। तो इन्होंने यहाँ पर 3 प्रिंसेस जो थी बहमानी किंगडम से रिलेटेड, उनको कैद किया हुआ था। ये इम्प्रिजन थी, ये जो थी इम्प्रिजेंट थी, इनको जो है कैद किया हुआ था। इनको जो है इस कैद से फ्री कर दिया था। किसने किया था? कृष्णदेव राया ने। तो कृष्णदेव राया हैड फ्रीड 3 बहमानी प्रिंसेस हु वर इम्प्रिजेंट देयर। तो इनको फ्री कर दिया। उसके बाद क्या होता है? लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे पास स्पेस कम था। उसके बाद क्या होता है? जो कृष्ण देवराया है, उसके बाद क्या होता है? ही दस रीस्टोर। तो ये रीस्टोर करते हैं बहमानी सल्तनत। यहाँ बहमानी सल्तनत को कृष्ण देव राया रीस्टोर बहमानी सल्तनत किसके अंडर? मोहम्मद शाह के अंडर। तो अभी यहाँ पर ये क्या करेंगे? ही विल रीस्टोर। तो अभी ये रीस्टोर करेंगे बहमानी सल्तनत को। अभी ये बहमानी सल्तनत को रीस्टोर करेंगे किसके अंडर? अंडर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के अंदर यहाँ पर ये एक टाइटल अर्न करेंगे। अभी यहाँ पर इसे जो है रीस्टोर करने के बाद, बहमानी सल्तनत को रीस्टोर करने के बाद अभी यहाँ पर ये क्या करेंगे? नाउ ही विल अर्न द टाइटल ऑफ, नाउ ही विल अर्न द टाइटल, ही हिमसेल्फ टुक द टाइटल, ये खुद अपने आप को एक टाइटल देंगे, अ टाइटल ऑफ यवन राज्य। हिमसेल्फ टुक टाइटल। कौन सा टाइटल लिया इन्होंने? इन्होंने टाइटल लिया यवन राज्य। यवन राज्य, यवन राज्य स्थापनचार्य। स्थापनचार्य, यवन राज्य स्थापनचार्य का इन्होंने टाइटल लिया। अभी इस यवन राज्य स्थापनचार्य का मतलब क्या होता है? इतना लंबा टाइटल लेने की क्या जरूरत थी? पहले जो इन्होंने नाम खुद के लिए इनको जो है अभिनव भोजा, आंध्र भोजा, आंध्र पितामह, क्या ये कम नाम थे जो इन्होंने एक टाइटल भी ले लिया? इतना लंबा टाइटल लेने का मतलब क्या बनता है? इसका जो टाइटल का जो मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल? इसका मतलब है द एस्टैब्लिशर ऑफ मुस्लिम किंगडम। एक मुस्लिम किंगडम का स्थापक कहा जाता है। देखो इसने अपने नाम में ही लिया है ना, यवन राज्य स्थापनचार्य। स्थापन मतलब किसी चीज को इस्टेब्लिश करने वाला, मुस्लिम किंगडम को स्थापित करने वाला। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है एस्टैब्लिशर, एस्टैब्लिशर ऑफ मुस्लिम किंगडम। मुस्लिम किंगडम को जो है इस्टेब्लिश करने वाला। तो ये इन्होंने एक, इसका मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, मतलब है इसका एक। तो ये इसका मतलब था जो इन्होंने यहाँ पर टाइटल लिया। इसके बाद जो है कृष्ण देवराया जो है उड़ीसा के अंदर एक कैंपेन करेंगे जिसमें ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी इस ओडिशा कैंपेन में ये डिफीट करेंगे, ही विल डिफीट गजापति रूलर प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र जो गजापति के शासक हैं, जिनका नाम है प्रताप रुद्र, गजापति के शासक, उनको ये हरा देंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं, यहाँ पर जो है स्पेस कम है। ओडिशा के अंदर एक कैंपेन होगा। इस कैंपेन को जो है ये सक्सेसफुल कर लेंगे। ये कैंपेन जो होगा ये सक्सेस होगा, इसके अंदर इनको सक्सेस मिलेगी, इट विल बी सक्सेसफुल। और इस कैंपेन के दौरान क्या होगा? इस कैंपेन के दौरान ही डिफीटेड
he defeated Gajapati ruler. गजापति रूलर, गजापति रूलर कौन है? गजापति रूलर है प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र को ये डिफीट कर देंगे। इसके बाद ये कॉन्कर करेंगे एंटायरिटी ऑफ द तेलंगाना, मतलब ही विल कॉन्कर होल ऑफ द तेलंगाना। तो यहाँ पर ये कॉन्कर करेंगे, कब्जा कर लेंगे, कॉन्कर्ड होल ऑफ तेलंगाना, पूरा तेलंगाना को यहाँ पर ये कॉन्कर कर लेंगे, इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। एंड ही कंपेल्ड द रूलर ऑफ ओडिशा टू रिस्टोर टू विजयनगर ऑल द टेरिटरीज अप टू द रिवर कृष्णा। और अब ये जो है कंपेल करेंगे जो ओडिशा का जो रूलर है, ओडिशा का जो शासक है, कि वो रिटर्न करे टू विजयनगर, विजयनगर के अंदर ये रिटर्न करे जितनी भी टेरिटरीज हैं कृष्णा रिवर तक, जितनी भी कृष्णा रिवर तक की जो टेरिटरीज हैं, ये ओडिशा के शासक को जो है कृष्णा नदी तक के सभी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को ये विजयनगर को वापस करने के लिए इनको जो है कंपेल करने की कोशिश करेंगे। ही विल फोर्स दैट रूलर। अभी यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो ओडिशा का रूलर है, ओडिशा का शासक है, ये ओडिशा का जो रूलर है, रूलर ऑफ ओडिशा, ये इसको कंपेल करेंगे। अभी इसको कंपेल करने का कारण क्या है? इसको कंपेल करने का कारण है कि ये कृष्णा नदी तक के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, मतलब सभी क्षेत्र हैं, जितने भी क्षेत्र आते हैं उन सभी क्षेत्रों को ये विजयनगर को वापस दे दे। तो अभी ये इनको फोर्स करेंगे, इनको कंपेल करेंगे टू रिटर्न टू विजयनगर all territories up to river कृष्णा। कृष्णा नदी तक के जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ तक के सभी क्षेत्रों को ये जो है विजयनगर को वापस देने के लिए इसको अभी कंपेल करेंगे। कौन करेंगे? कृष्णदेव राय करेंगे। किसे करेंगे? ओडिशा का जो शासक है उसे कंपेल करेंगे कि वो जितने भी क्षेत्र हैं जो कृष्णा नदी के पास हैं, यहाँ तक के जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी क्षेत्र ये विजयनगर को वापस दे दे। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद he will also maintain law and order and dealt with the Portuguese influence in Deccan। तो इसके बाद इनका डेक्कन के साथ रिलेशन देखने को मिलेगा। Now let us see his relation विद पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज के साथ इनका रिलेशन कैसा है, इन सब चीजों के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। पोर्तुगीज के साथ इन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, बहुत अच्छे से अपने रिलेशंस को मेंटेन करके रखा है, बहुत अच्छे से इन्होंने हर चीज को यहाँ पर पोर्तुगीज के इन्फ्लुएंस के साथ इन्होंने चीजों को मेंटेन किया है। ही मेंटेन अ फ्रेंड रिलेशंस विद द पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज के साथ इनका एक फ्रेंडली रिलेशन हमें जो है पता चलता है कि इनका एक फ्रेंडली रिलेशन था विद द पोर्तुगीज। मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विद पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के साथ इनका एक जो है रिलेशन बहुत अच्छा था। कैसे पता चला कि इनका रिलेशन अच्छा है? क्योंकि जो किंग अलबुकर्क हैं, अलबुकर्क अपने एम्बेसडर को भेजते हैं कृष्णदेव राय के दरबार के अंदर। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जो किंग अलबुकर्क हैं, ये भेजेंगे सेंट हिज एम्बेसडर, ये एम्बेसडर भेजेंगे, एक जो है राजदूत भेजेंगे ये
टू कोर्ट ऑफ कृष्ण देव राया। कृष्ण देव राया के दरबार के अंदर ये अलबुकर्क एक जो है राजदूत को भेजेंगे, एक अम्बेसडर को भेजेंगे, क्योंकि इनके रिलेशंस बहुत फ्रेंडली हैं पोर्तुगीज के साथ। और उसके बाद जो है एक पोर्तुगीज ट्रेवलर भी हैं, एक नहीं है बल्कि दो पोर्तुगीज ट्रेवलर हैं जिनका नाम है, एक का नाम है डोमिंगो पेस और दूसरे का नाम है बारबरोसा। ये दोनों पोर्तुगीज ट्रेवलर हैं। ये इंडिया आते हैं किसके टाइम पीरियड के दौरान? कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड के दौरान आते हैं। तो कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग हिज रूल, और आई विल से राइन, तो इनके राइन और रूल के दौरान ही दो पोर्तुगीज ट्रेवलर, आई विल नॉट राइट टू, I will only write Portuguese traveler, okay? I'm not writing the quantity, I'm just writing the Portuguese traveler's name. एक पोर्तुगीज ट्रेवलर है, एक का नाम है डोमिंगो पेस, डोमिंगो पेस, और दूसरे का नाम है बारबरोसा, बारबरोसा। बारबोसा जो है एक यहाँ पर, और डोमिंगो पेस जो है वो इंडिया आते हैं ड्यूरिंग द राइन ऑफ कृष्णदेव राया, कृष्णदेव राया के टाइम पर ही आते हैं। उसके बाद जो है हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इनका जो है कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो इनका जो है एक रिलीजियलिस्टिकली इनका जो है नेचर कैसा रहा है, वी विल डिस्कस ऑल अबाउट इट। तो जो कृष्ण देव राया है ये एक वैश्वनाइट है, ये एक वैश्वनाइट है। वैश्वनाइट का मतलब समझते हैं? वैश्वनाइट का मतलब है कि ये वैश्वनिज्म में जो विष्णु है, लॉर्ड विष्णु की जो है आराधना करते हैं, ये उनके वर्शिपर हैं, ये वैश्वनाइट हैं। प्लस इसके साथ साथ इनका रिस्पेक्ट जो है सभी रिलीजन के लिए बहुत ज्यादा है। रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस, जितने अदर रिलीजियंस हैं उन सभी के लिए भी इनका जो है एक रिस्पेक्ट है। He paid a due respect to all other religions in despite of being a Vaishvanite। ये वैश्वनाइट होने के बावजूद भी बाकी के रिलीजियंस को रिस्पेक्ट देते हैं। तो आगे अगर हम बात करें 8 एमिनेंट स्कॉलर्स हैं जो तेलुगु के, जिनको अष्ट दिग्गज बोला जाता है, वो इनके दरबार में थे। वो इनके दरबार में जो है जो है प्रेजेंट हुआ करते थे। इनके दरबार में जो तेलुगु के कुछ 8 ऐसे एमिनेंट स्कॉलर्स हैं जो यहाँ पर उपस्थित रहते थे। दे आर प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राया, एंड इन सभी 8 एमिनेंट स्कॉलर्स जो हैं, इन तेलुगु के 8 एमिनेंट स्कॉलर्स को अष्ट दिग्गज बोला जाता है। 8 एमिनेंट स्कॉलर्स हैं ऑफ तेलुगु, इनको बोला जाता है कि ये अष्ट दिग्गज हैं। अष्ट दिग्गज हैं जिनमें एक नाम आता है इनमें अडोन इन हिज कोर्ट, दैट इज अलसानी पेदना। एक है इनके दरबार के अंदर अलसानी पेदना। ये एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स में से हैं। इनको आंध्र कविता पितामह भी कहा जाता है। आंध्र इनको जो है ये बहुत ही ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स में से हैं, एंड इनको बोला जाता है ऑल्सो कॉल्ड एज आंध्र कविता पितामह। तो इनको जो है आंध्र कविता पितामह के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क में से इंक्लूडेड है मनुचरितम। इनके वर्क्स के अंदर आते हैं, एक है
आई एम सो सॉरी, मनुचरितम, मनुचरितम आता है। और दूसरा है हरि कथा सारम। हरि कथा सारम एक जो है एक इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में से एक है, एक राइटिंग्स इन्होंने लिखी हैं, दैट इज मनुचरितम एंड हरि कथा सरम। तो हरि कथा सरम और मनुचरितम इट इज रिटन बाय अलसानी पेदना। ये अलसानी पेदना ने लिखा है। तो इनका जो है नाम आंध्र कविता पितामह भी है, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। एंड हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दैट इज मनुचरितम एंड हरि कथा सरम। तो हरि कथा सरम भी इनके काम के अंदर आती है। नेक्स्ट बात करेंगे तेनाली रामकृष्ण के बारे में। तेनाली रामकृष्ण के बारे में। तेनालीराम कृष्णा जो है, ही इज द ऑथर ऑफ पांडुरंगा महामत्यम। ये ऑथर हैं किसके? पांडुरंगा महामत्यम। पांडुरंगा महामत्यम के ये लेखक हैं, इसके ये ऑथर हैं। इसके बाद बात करेंगे पिंगाली सुरन्ना के बारे में। पिंगाली सुरन्ना ये लेखक हैं गरुड़ पुराण के, ऑथर ऑफ, किसके ऑथर हैं ये? गरुड़ पुराण के। गरुड़ पुराण का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो हिंदूज हैं, दे विच बिलोंग टू द हिंदू रिलीजियन, दे हैव नो अबाउट दिस दिस पुराण, दैट इज गरुड़ पुराण के नाम से। आपने पुराण तो आपने देखा ही हो, पढ़ा ही होगा, उसका नाम तो आपने सुना ही होगा। पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है। जो है ये रिलीजियलिस्टिक बुक्स होती हैं, इनको पढ़ना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, आई कंसीडर। though they tell us a lot of many things, a lot of knowledge they contain, तो इनके अंदर नॉलेज जितना ज़्यादा होता है उतना इनको पढ़ना कठिन भी होता है। क्योंकि आप जो है अभी आपने सिर्फ इनका नाम तो सुना होगा, आई ओनली एग्री विद दिस कि आपने इनका नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, गरुड़ पुराणम के बारे में। दिस इज गरुड़ पुराणम। गरुड़ पुराणम जो है इसके लेखक कौन है? पिंगाली सुरन्ना। पिंगाली सुरन्ना इसके लेखक हैं। और इनके जो है राइटिंग्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं दैट इज प्रभावती, प्रभावती, प्रद्यु, प्रद्युम नमु, प्रद्युम नमु, प्रभावती, प्रद्युम मनु। तो प्रभावती, प्रद्युमनु ये जो है पिंगाली सुरन्ना के जो है इसके लेखक हैं ये। एक और राइटिंग है इनके जिसके जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज राघव पांडवियम। एक और राइटिंग है दैट इज राघव पांडवियम, पंडावियम। राघव पंडावियम जो है एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग है। पंडावियम एक राघव पंडावियम इनका एक इसके भी ये लेखक हैं पिंगाली सुरन्ना, ही इज द ऑथर ऑफ राघव पंडावियम। इसके ये लेखक हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये इनके नाम आपको याद रखने होंगे। ये इम्पोर्टेंट है, जितना आप इनको मेंशन करके इनके नाम आप याद रखेंगे उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, उतना ही जो है आपको इजी भी रहेगा मेमोराइज करना। एक और राइटिंग है, दिस इज द लास्ट राइटिंग रिगार्डिंग टू द पिंगाली सुरन्ना। पिंगाली सुरन्ना एक की ये आखिरी राइटिंग है जो हमने इम्पोर्टेंट है। ये ऑथर हैं सबसे पहले गरुड़ पुराणम के, प्रभावती के और राघव पंडायम के। पंडावियम के ये सॉरी इट इज पंडावियम, राघव पंडावियम के ये जो है इनकी थर्ड राइटिंग है जो हमने यहाँ पर मेंशन की है। दिस इज द फोर्थ वन दैट इज काला पुरोनो दयामू, पुरोनो दयामू। दिस इज द फोर्थ राइटिंग काला पुरोनो दयामू।
तो जो कालापुरोनो द्यामू है, दिस इज द फोर्थ राइटिंग जिसके पेंगाली सुरन्ना राइटर रहे हैं। तो ये इनकी राइटिंग में से आता है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये खुद भी ऑथर हैं। ही इज हिमसेल्फ अ ऑथर, ये खुद भी ऑथर हैं। हिमसेल्फ ऑथर्ड, ये खुद भी लेखक हैं। कौन सी बुक्स के? एक तो इन्होंने बुक लिखी है, दैट इज अमुक्ता मल्यधा। अमुक्ता मल्यधा, ये तेलुगु में इन्होंने लिखी है। तेलुगु में लिखी है इन्होंने अमुक्ता मल्यधा। ये इसके लेखक खुद हैं। इन्होंने खुद एक बुक लिखी है तेलुगु के अंदर, दैट इज अमुक्ता मल्यधा। एक बुक इन्होंने लिखी है संस्कृत के अंदर, that is two books he have written in Sanskrit. This is the first and this is the second. This is Jambavati Kalyanam. Jambavati कल्याणम जो है, जम्भावती कल्याणम, ये इन्होंने संस्कृत में लिखी है। ये संस्कृत में इन्होंने लिखी है। कृष्ण देव राया खुद भी एक लेखक हैं। इन्होंने तेलुगु में अमुक्ता मल्यधा लिखा है। जमावती कल्याणम इन्होंने संस्कृत में लिखा है। एक उषा परिणयम लिखा है इन्होंने। थर्ड बुक का नाम है उषा परिणयम। उषा परिणयम इन्होंने संस्कृत में लिखी है। कृष्ण देव राय ने उषा परिणयम जो है वो संस्कृत में लिखी है, क्योंकि ये खुद भी एक लेखक हैं, इसीलिए लिखी है। तो ये कुछ राइटिंग्स हैं कृष्ण देव राय की जो खुद ये लिखते हैं। इसके बाद जो है इन्होंने एक टेम्पल्स भी बनवाए हैं। दे आर बिल्ड विद फाइन स्टोन टेम्पल्स बनवाए हैं इन्होंने। बिल्ड फाइन स्टोन टेम्पल्स। एक है बहुत ही फेमस टेम्पल, दैट इज विठल स्वामी टेम्पल, जो आपने सुना होगा इसका नाम। एक है विठल स्वामी, विठल स्वामी। सेकंड टेम्पल है हजारा रमा स्वामी, हजारा रमा स्वामी। ये इन्होंने बनवाए हैं एट विजयनगर। ये विजयनगर के अंदर इन्होंने कुछ फाइन स्टोन टेम्पल बनवाए हैं। ये स्टोन टेम्पल्स बनवाए हैं। एक विठल स्वामी टेम्पल है, एक हजारा रमा स्वामी टेम्पल है। ये इन्होंने विजयनगर के अंदर कंस्ट्रक्ट करवाए हैं, बिल्ड करवाए हैं। इसके बाद इन्होंने और भी चीजें बनवाई हैं। इसके अलावा इन्होंने टेम्पल्स को रिपेयर भी करवाया है, और भी जो टेम्पल्स थे उनको रिपेयर भी करवाया है। उन्होंने टेम्पल्स को रिपेयर ही नहीं करवाया, रिपेयर के साथ साथ उन्होंने एक इम्प्रेसिव सा गोपुरम और गेटवेज भी साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनमें इंक्लूड करवाया है। ऑल्सो एडेड बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही खूबसूरत गोपुरम्स और गेटवेज। कहां पर इन्होंने इंक्लूड करवाए हैं? जितने साउथ इंडिया के मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मेनी इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स जो हैं, साउथ इंडियन टेम्पल्स के अंदर इन्होंने रिपेयरिंग भी करवाई। इन्होंने गोपुरम्स और गेटवेज को ऐड भी करवाया है जितने साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं उनके अंदर। तो इसके बाद अगर हम डिस्कशन करें तो एक फेमस टेम्पल है जो तिरुपति टेम्पल है। आपने तिरुपति का टेम्पल तो आपने देखा ही होगा। वो जो टेम्पल है वो भी इनके ही टाइम के दौरान फ्लरिश किया था। टेम्पल ऑफ तिरुपति, लेट मी spelling mistake. Tirupati, Temple of Tirupati flourished during
हिज राइम। इनके राइम के दौरान ही ये टेम्पल फ्लरिश करता है। तो इसके साथ साथ जो है इन्होंने एक टाउन भी इन्होंने बनवाया था। ही फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप। तो इन्होंने एक सब अर्बन टाउनशिप भी इन्होंने बनवाया है। एक शहर का निर्माण भी इन्होंने किया है। एस्टैब्लिश्ड सब अर्बन टाउनशिप। ये जो शहर है इन्होंने ये सब अर्बन जो एरिया बनवाया है इसका नाम है नगालापुरम। नगालापुरम नाम का एक सब अर्बन टाउन इन्होंने जो है इसकी स्थापना की है, विच इज ऑनर टू हिज मदर। तो इन्होंने ये जो बनवाया है ये अपने मदर के जो है उनके ऑनर में बनवाया है। ये जो नागालापुरम बनवाया है इन्होंने, इट इज इन ऑनर ऑफ हिज मदर। अपने मदर के ऑनर के अंदर इन्होंने इस सब अर्बन टाउनशिप को इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है नागालापुरम। नगालापुरम नाम का एक जो है सब अर्बन एरिया इन्होंने इस्टेब्लिश किया इन ऑनर ऑफ हिज मदर। तो ये है लास्ट का जो पार्ट हमने अभी डिस्कस किया। दिस इज होल अबाउट द कृष्ण देव राया। कृष्ण देव राया के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है। इसके बाद हमारे दो किंग ऐसे बचे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इस डायनेसिटी से रिलेटेड हैं, तुलुवा डायनेसिटी से रिलेटेड हैं। तो वो इम्पोर्टेंट हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट रूलर। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडावल हिस्ट्री की सीरीज में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। Do subscribe the channel. Thank you so much for the love and support which you show towards my channel. और अगर आपको अपने मेंस के प्रेपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी आपको डिस्कशन करना है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आंसर राइटिंग की गाइडेंस की ज़रूरत है, देन आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। आई विल मेक सच वीडियो ताकि आपको वो हेल्पफुल रहे और आप अपना मेंस का जो आपका टारगेट है, अगर किसी ने मेंस जो है उसमें क्वालिफाई किया है, उसका क्वालिफाई हो रहा है, तो वो अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करे और अपने टारगेट को अचीव करे। और अगर कोई आगे के लिए प्रेपरेशन कर रहा है तो उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको कुछ टारगेट्स चाहिए या आपको कुछ टारगेट सीरीज जैसी कोई वीडियो चाहिए, देन यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द ऑन द यूट्यूब चैनल, ताकि मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ ना कुछ आपको वीडियोस प्रोवाइड करूं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।